लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर के पुस्तक आधुनिक भारतीय वस्तुनिष्ठ, जिसके अंदर अब तक हमारे 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अंतिम 5 चैप्टर और बचे हैं, जिसमें आज 19वां चैप्टर हम पढ़ेंगे। 19वें चैप्टर में औपनिवेशिक काल में दलितों और महिलाओं का उत्थान। औपनिवेशिक काल के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्थान से संबंधित 19वां चैप्टर रहने वाला है। तो करते हैं आज के इस क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि भारतीय महिला संघ विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी मद्रास के अंदर, मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर मई 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कंजिस और डोरोथी जिंदराज दास के द्वारा जो भारतीय महिला संघ या विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना 1925 के अंदर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही है। कौन कौन से कथन इनमें से सही है? 5 कथन दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है कि भारत में 1926 में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन 1926 में नहीं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 1925 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला परिषद का जो गठन किया गया था 1925 में हुआ था, तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा है कि राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य प्रेरणा मेहरीबाई टाटा बनी थी। राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रारंभिक वर्षों के अंदर मुख्य प्रेरणा जो मेहरीबाई बनी थी। दूसरा ऑप्शन सत्य है। तीसरा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1928 में अस्तित्व में आया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है 1928 में नहीं बल्कि 1927 में हुआ था। 1927 के अंदर हुआ था। तीसरा ऑप्शन भी इसका गलत है। चौथा कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन प्रारंभ में महिला शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो प्रारंभ में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय था। चौथा ऑप्शन सत्य है। पांचवा ऑप्शन है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में बाद में राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ और महिलाओं के सभी प्रकार के अधिकारों के लिए लॉबिंग की थी। शुरुआत में यह गैर राजनीतिक निकाय था, लेकिन बाद में यह राजनीति में सम्मिलित हुआ। तो 5 ऑप्शन भी इसका सही है। तो 2, 4 और 5 इसके सही है, 1 और 3 इसके गलत है। सही कथन पूछे 2, 4 और 5, 6 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना 1925 में हुई। पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में 5 से 8 जनवरी 1927 को आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता बड़ौदा की महारानी चिमनबाई साहिब गायकवाड़ ने की थी। यह पहला सम्मेलन शैक्षणिक सुधारों के मुद्दे पर था। इसका दूसरा सम्मेलन 1928 में दिल्ली में हुआ, जिसमें भोपाल की बेगम ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन पुस्तक किसने लिखी। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसकी है? ताराबाई शिंदे की। ए नंबर ऑप्शन। ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना 1882 में मूलतः मराठी भाषा में प्रकाशित हुई। 1881 के अंदर सूरत की एक विधवा विजयलक्ष्मी पर अपने नाजायज बेटे की हत्या के मुकदमे में सजा दिए जाने के संबंध के मामले में यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पारित अधिनियमों के कालक्रम के अनुसार उन्हें सही कोट अनुसार चयन कीजिए। अधिनियम दे रखे हैं, उनके कालक्रम अनुसार उन्हें क्रम वाइज लगाना है। सबसे पहले नंबर पर ब्रह्मो विवाह अधिनियम। ब्रह्मो विवाह अधिनियम कब का है? ब्रह्मो विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1872 के अंदर। शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट आया था 1929 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का। और एज ऑफ कंसेंट बिल है जो 1891 का। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा ये आएगा हिंदू
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 का है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर इसमें आएगा बर्मो विवाह अधिनियम 1872 का। तीसरे नंबर पर एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 और चौथे नंबर पर आएगा शारदा अधिनियम 1929। 3, 1, 4 और 2 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकदमा जिसने एज ऑफ कंसेंट कानून 1891 के अधिनियम किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया। कौन सा मुकदमा जिसने एज ऑफ कंसेंट कानून 1891 के अधिनियम किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया था? तो यह था रुक्माबाई राउत का मुकदमा। क्या था रुक्माबाई राउत का मुकदमा? अगले प्रश्न में देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने रुक्माबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबावपूर्वक बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? किसने जो रुक्माबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबावपूर्वक बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? यह मुद्दा किसने उठाया था? यह उठाया था बहरामजी मालाबरी ने। ए नंबर ऑप्शन। बाल विवाह पर बहरामजी मालाबरी ने 1884 के नोट में बाल विवाह पर प्रतिबंध के सवाल पर देशव्यापी बहस शुरू की। 1884 से 88 में के एक अदालती मुकदमे के फलस्वरूप यह सामाजिक संस्था तब तक सार्वजनिक बहस का विषय बन चुकी थी। इस मुकदमे में बढ़ई जाति की 22 वर्षीय हिंदू महिला रुक्माबाई को उसके पति दादाजी ने बम्बई हाई कोर्ट में घसीट लिया, क्योंकि उसने अपने पति के सहवास के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। उनका विवाह बचपन में हो चुका था और उसका तर्क था कि 11 वर्ष तक अलग थलग रहने के बाद वयस्कावस्था में उस अपरिणत विवाह को मानना उसके लिए अनिवार्य नहीं था। 4 साल तक चले इस मुकदमे में वह हार गई और उसे कैद की धमकी दी गई, जिससे वह एक समझौता करके ही बच सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने की? भारत स्त्री महामंडल 1910 के अंदर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के तर्ज पर अनेक महिला संगठनों की स्थापना हुई। इनमें महिला शिल्प समिति और लक्ष्मी भंडार समिति की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजियों जिनमें हिरोनमोई देवी और सरला देवी थी, इन्होंने की थी। सन 1907 में हितैषिणी सभा नामक एक महिला समूह ने स्वदेशी सामानों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपनी आत्मकथा इनर रेसेस आउटर स्पेस में इस बात को चित्रित किया कि कैसे उनकी मां गिरिजाबाई अपने मूल निवास स्थान मंगलोर में 1911 के लगभग एक महिला सभा की स्थापना की थी। इसके 2 वर्ष पूर्व जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी रामेश्वरी नेहरू ने इसी तरह की एक संस्था प्रयाग महिला समिति की स्थापना इलाहाबाद में की थी। रामेश्वरी देवी ने इसी समय स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका की भी शुरुआत की, जो मुख्य रूप से हिंदी पढ़ने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने जो महिला शिक्षा में सुधार के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई के द्वारा 1882 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्ताना का सपना और अवरोधवासिनी नामक कहानी लिखकर मुसलमानों में पर्दा प्रथा की आलोचना करने वाली समाज सुधारक कौन थी? सुल्ताना का सपना और अवरोधवासिनी नामक कहानियां लिखकर मुसलमानों के अंदर पर्दा प्रथा की आलोचना करने वाली समाज सुधारक कौन थी? तो यह थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन। बंगाल के रंगपुर वर्तमान बांग्लादेश से में 1880 में जन्मे रुकैया ने 1909 में भागलपुर में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। 1911 में कोलकाता में सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल खोला। 1916 में अंजुमन ख्वातीन इस्लाम संगठन की स्थापना की। 1905 में सुल्ताना का सपना और 1929 में अवरोधवासिनी कहानी लिखी थी। आबदी बानो बेगम कौन थी? रामपुर यूपी की निवासी आबदी बानो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। इनके 2 बेटे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत व असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे। आबदी बानो को बी अमन भी के नाम से भी जाना जाता था। खिलाफत आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही थी। अमातुस सलाम पटियाला में जन्मे अमातुस सलाम गांधी जी के आश्रम में भी रही और खादी आंदोलन में भाग लिया। 1932 में जेल गई और बाद में कुछ समय गांधी जी की निजी सहायक भी रही थी। फातिमा शेख पुणे में 1831 में जन्मी आधुनिक भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका मानी जाने वाली फातिमा ने सावित्रीबाई फुले के साथ
शिक्षिका बनने की ट्रेनिंग ली थी। इनके भाई उस्मान ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को जब घर से निकाला गया तो अपने घर में शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1889 में बाल विवाह के कारण हुई मृत्यु का एक मामला जिसमें पति को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। 1889 में बाल विवाह के कारण हुई मृत्यु का एक मामला जिसमें पति को 1 साल की सजा सुनाई गई थी, कौन थी यह? तो यह थी फुलमोनी दासी केस। फुलमोनी दासी केस, ए नंबर ऑप्शन। बंगाल में एक 10 वर्षीय बालिका का विवाह हरिमोहन मेती के साथ हुआ। विवाह के बाद जबरन संबंध बनाने के कारण फुलमोनी या फुलमणि की मृत्यु हो गई, लेकिन उस समय विवाह की आयु 10 वर्ष मान्य थी और पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने से रोकने संबंधी कानून नहीं था, अतः उसके पति को सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका कौन है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन किसके द्वारा लिखा गया था? पंडिता रमाबाई के द्वारा। पंडिता रमाबाई ने 1882 में स्त्री धर्म नीति और 1887 के अंदर द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा था। अगला प्रश्न है कि विद नो रिग्रेट्स किसकी आत्मकथा है? कृष्णा हथी सिंह की। द नंबर ऑप्शन। गांधी जी ने 1921 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी की इस गुजारिश पर अनेक महिलाओं ने अहमदाबाद की यात्रा की। कृष्णा हथी सिंह, जो जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी, ने अपनी आत्मकथा विद नो रिग्रेट्स, कोई पछतावा नहीं, में इस यात्रा का जीवंत वर्णन किया था। उनके साथ उनकी बड़ी बहन स्वरूप, जो बाद में विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से जानी गई थी, और उनकी भाभी कमला नेहरू के अतिरिक्त बेगम मोहम्मद अली, बेगम हसरत मोहना, श्रीमती A.M. ख्वाजा और उमा नेहरू जैसी महिलाओं ने भी कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिया था। सरला देवी चौधरानी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, पंजाब से, और अनुसुईया साराभाई गुजरात से इस अधिवेशन में शिरकत करने आई थी। भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ था? भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ था? रमाबाई रानाडे। द नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन सी कार्यकर्ता ने लंदन में संयुक्त पर्वत समिति में सार्वभौमिक मताधिकार की हिमायत के लिए एनी बेसेंट का साथ दिया था? एनी बेसेंट का साथ देने वाली कार्यकर्ता कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 प्रांतों में 1921 में सर्वप्रथम महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया? कौन से 2 प्रांतों के अंदर है कौन से 2 प्रांतों के अंदर 1921 के अंदर सर्वप्रथम महिलाओं को सीमित अधिकार दिया गया था? महिलाओं को सीमित मताधिकार कौन से 2 प्रांतों में दिया गया था? तो यह एक तो दिया गया था बम्बई के अंदर और एक दिया गया था मद्रास के अंदर। तो बम्बई और मद्रास है जो 6 नंबर ऑप्शन में बम्बई और मद्रास। मद्रास और मुंबई में 1921 में, संयुक्त प्रांत में 1923 में, पंजाब एवं बंगाल में 1926 में, असम, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में जो 1930 के अंदर महिलाओं को जो मताधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर बहराम जी एम मालाबरी। बहराम जी एम मालाबरी ये पारसी समाज सुधारक थे। बहराम जी एम मालाबरी जो पारसी समाज सुधारक थे। दूसरे नंबर पर घोंडो केशव कर्वे। घोंडो केशव कर्वे डी के कर्वे का संबंध किससे? तो कर्वे ने नारी मुक्ति आंदोलन चलाया था। कंडुकरी वीरे सालिगम जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अभियान चलाया था। इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना की थी, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसकी स्थापना लगभग 1878 के अंदर की थी। और इसी एसोसिएशन के साथ ही इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अभियान को शुरू किया था। चौथे नंबर पर गुजरादा अप्पाराव ने एक नाटक लिखा था जिसे महिलाओं के सुधार के लिए की बात की गई थी नाटक में, और उस नाटक का नाम था कल्याण शुल्कम। तो कल्याण शुल्कम जो नाटक लिखा गया था, यह लिखा गया था गुजरादा अप्पाराव के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले नंबर में सी के बाद दूसरे में ए, फिर डी और बी, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध किसान आंदोलन में भाग लेने वाली जग्गी देवी किसकी पत्नी थी? अवध किसान आंदोलन में भाग लेने वाली जग्गी देवी जो किसकी पत्नी थी? तो यह थी बाबा रामचंद्र की पत्नी, 6 नंबर ऑप्शन। जस्टिस करामत हुसैन द्वारा लखनऊ के करामत हुसैन डिग्री कॉलेज की स्थापना कब की गई? जस्टिस करामत हुसैन के द्वारा लखनऊ के अंदर करामत हुसैन डिग्री कॉलेज
करामत हुसैन डिग्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बे नंबर ऑप्शन। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा 1904 में स्थापित इंद्रप्रस्थ बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा 1904 में स्थापित इंद्रप्रस्थ बालिका विद्यालय जो कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली के अंदर। ए नंबर ऑप्शन। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? शारदा अधिनियम, तो शारदा अधिनियम 1929 का। अजमेर के शिक्षाविद हरविलास शारदा के प्रयत्नों से 1929 में शारदा अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु बॉयज के 18 और गर्ल्स के जो 14 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयत्नों के फलस्वरूप बना था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1861 में एम.जी. रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित किए जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? 1927 के अंदर मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून पारित हुआ? हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून कब पारित होता? 1937 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंदीबाई गोपालराव जोशी। आनंदीबाई गोपालराव जोशी 1865 से 87 निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़ी हुई थी? आनंदीबाई गोपालराव जोशी जो 1865 से लेकर 1887 तक निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो यह थी औषधि से। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ एसोसिएशन और कुछ संस्थाओं के नाम दे रखे हैं। इन संस्थाओं के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले नंबर पर धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे या जिन्हें डी के कर्वे कहा जाता है, इन्होंने अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई ने जो शारदा सदन की स्थापना की थी। रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन और पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ए, बी, डी और सी नंबर ऑप्शन। अनाथ बालिका आश्रम डी के कर्वे के द्वारा 1896 में स्थापित। सेवा सदन रमाबाई रानाडे के द्वारा 1909 में पूना में स्थापित। शारदा सदन पंडिता रमाबाई के द्वारा 1889 में बम्बई में स्थापित, बाद में इसे पूना में स्थानांतरित कर दिया था। विमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मार्गरेट कंजिस और मुथुलक्ष्मी रेड्डी के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमसेल्फ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द हिंदू लेडी किसकी पुस्तक है? हिमसेल्फ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द हिंदू लेडी किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक किसकी है? रमाबाई रानाडे की। सी नंबर ऑप्शन। रमाबाई रानाडे की आत्मकथा आमचा आयुष्यातील काही आठवणी का कैथरीन वान के द्वारा 1938 में किया गया अंग्रेजी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर पुणे की आनंदीबाई जोशी ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। भारत की पहली महिला डॉक्टर पुणे की आनंदीबाई जोशी ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। कहाँ से की थी? अमेरिका से। ए नंबर ऑप्शन। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 21 वर्ष की आयु में एमडी की डिग्री हासिल करने वाली आनंदीबाई की 22 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। रमाबाई कानितकार ने इसकी जीवनी लिखी थी। चूंकि आनंदीबाई का पढ़ाई के बाद निधन हो गया था, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। इसलिए कुछ पुस्तकों में पहली महिला डॉक्टर के रूप में कांदमनी गांगुली का नाम आता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से की थी। बाद में इंग्लैंड में स्त्री रोग विशेषज्ञता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर से लड़ने वाली रानी गोडिनीलू थी। रानी गोडिनीलू कहाँ की थी? तो इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था मणिपुर से। द नंबर ऑप्शन। नागा नेता गोडिनीलू का जन्म 1915 में हुआ था। 1920 के दशक में इनके चचेरे भाई हाइपो जादोनाग ने हिराका आंदोलन शुरू किया। उनकी मृत्यु के बाद गोडिनीलू ने उनकी बागडोर संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया। 1933 से लेकर आज़ादी तक वे जेल में रही। 1937 में नेहरू सियोंग जेल में उनसे मिलने गए और उन्हें लोगों को रानी कहा था। अतः जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। 1982 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1993 में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयासों से जो देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? मुथुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों से।
मद्रास देवदासी प्रिवेंस ऑफ डेडिकेशन एक्ट 9 अक्टूबर 1947 को ही लागू हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चर्चित रही एक महिला जिसे अपने पति के साथ न्याय जाने के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चर्चित रही एक महिला जिसे अपने पति के साथ न्याय जाने के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी, वह महिला कौन थी? तो वह थी रुक्माबाई। द नंबर ऑप्शन। 1864 में बम्बई में जन्मी रुक्माबाई का विवाह उनकी माता ने 11 वर्ष की उम्र में कर दिया था, लेकिन वह पति के घर नहीं गई। 1887 में उनके पति दादाजी भीकाजी ने अपने वैवाहिक अधिकारों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रुक्माबाई ने कहा कि उसकी उम्र कम थी और उसकी सहमति के बिना उसका विवाह किया गया था। अदालत ने उसे अपने पति के साथ जाने या 6 महीने की सजा का विकल्प दिया था। उसने जेल जाना चुना। काफी चर्चित रहे इस मामले में बाल गंगाधर तिलक ने अखबार में रुक्माबाई की आलोचना की थी और उसके इस कदम को हिंदू परंपराओं पर धब्बा बताया था। उन्होंने लिखा कि रुक्माबाई के साथ वैसा ही किया जाना चाहिए जैसा चोर व व्यभिचार व हत्या के आरोपियों के साथ किया जाता है। रुक्माबाई ने रानी विक्टोरिया को पत्र लिखा, जिसके बाद रानी ने अदालत के फैसले को पलट दिया। उसके पति ने मुकदमा वापस ले लिया और रुपये के बदले अब मामला कोर्ट से बाहर निपटा लिया गया। 1889 में रुक्माबाई ने लंदन स्कूल से मेडिसिन फॉर वुमेन में पढ़ाई की और फिर ब्रुसेल्स में एमडी की। फुलमोनी दासी और रुक्माबाई मामले में 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें यौन संबंधों, विवाहित या अविवाहित दोनों ही के लिए सहमति की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की वामपंथी महिलाओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की थी? बंगाल की वामपंथी महिलाओं ने 1942 के अंदर कौन से संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी महिला आत्मरक्षण समिति। महिला आत्मरक्षण समिति। द नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिला उन्नयन के लिए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में प्रमुखता से शामिल किया था? निम्नलिखित में से किसने जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में प्रमुखता से शामिल किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कौन से राज्य से थी? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी जो भारत के कौन से राज्य से थी? कर्नाटक से। स नंबर ऑप्शन। काजी नजरुल इस्लाम की क्रांतिकारी कविताओं को प्रकाशित करने वाली साहसी महिला जो देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी थी। काजी नजरुल जो इस्लाम की क्रांतिकारी कविताओं को प्रकाशित करने वाली साहसी महिला जो देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी थी, कौन थी यह? तो यह थी बसंती देवी। द नंबर ऑप्शन। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जवाहरलाल नेहरू की सरकार में चिकित्सा मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में घोषित कम्युनल अवार्ड में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में घोषित कम्युनल अवार्ड में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अलावा अन्य सभी प्रांतों में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में घोषित कम्युनल अवार्ड में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के अलावा अन्य सभी प्रांतों में कितने स्थान है जो महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था? 3%। ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था और संस्थापक सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और उनके संस्थापकों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रानाडे के द्वारा की गई थी, तो यह सही है। दूसरा सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एच.एन. कुंजरू के द्वारा नहीं की गई थी। सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना की गई थी, यह सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा 1911 में मुंबई में की गई थी। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन.एम. जोशी है, ना कि एच.एन. कुंजरू। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन। सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन श्री राम वाजपेयी के द्वारा स्थापित और परमहंस सभा जो दादोबा पांडुरंग के द्वारा स्थापित। ए से और दे सही है, बे नंबर इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी V.R. सिंधे के द्वारा, विठल रामजी सिंधे के द्वारा 1906 में बम्बई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने वाले समाज सुधारकों एवं उनके कार्य क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। जाति आधारित भेदभाव, जातीय भेदभाव को चुनौती देने वाले समाज सुधारक
और उनके कार्यक्षेत्र को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर भाग्य रेड्डी वर्मा। भाग्य रेड्डी वर्मा का संबंध कहाँ से है? तो भाग्य रेड्डी वर्मा का संबंध है आंध्र प्रदेश में, पंचानन वर्मा बंगाल से, नारायण गुरु केरल से और अच्युतानंद जो उत्तर प्रदेश से। तो इसमें चारों ही सम्मिलित है, द नंबर ऑप्शन। महाराष्ट्र में फूले और अंबेडकर, तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर और एमजी राजा, केरल में नारायण गुरु, आंध्र में भाग्य रेड्डी वर्मा, पंजाब में मंगूराम, उत्तर प्रदेश में अच्युतानंद, बंगाल में पंचानन वर्मा, रसिक लाल विश्वास, जोगेन मंडल और कई लोगों ने जाति आधारित भेदभाव और वर्चस्व को चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीरेंद्र सालिग्राम पंतलू के द्वारा। वीरेंद्र सालिग्राम ने 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना आंध्र प्रदेश में की थी, जिसका मुख्य लक्ष्य था विधवा विवाह को बढ़ावा देना। के.एन. नटराजन ने 1890 में प्रभावशाली पत्र इंडियन सोशल रिफॉर्मर की शुरुआत की थी। 1892 में मद्रास में हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन नाम की एक संस्था की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे यंग मद्रास पार्टी के सदस्य, जो इस पत्रिका से संबंधित थे। 1887 में पहली बार एक अखिल भारतीय समाज सुधारक आंदोलन जैसी चीज तब सामने आई जब रानाडे ने कांग्रेस के पंडाल में अपनी वार्षिक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना आरंभ किया था। 1905 में पूना में तिलक ने कांग्रेस के पंडाल में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को अपना अधिवेशन नहीं करने दिया था। 1895 के अंदर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों का सम्मेलन अलग अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नारा दिया था कि एक धर्म एक जाति एक भगवान मानवता के लिए? एक धर्म एक जाति एक भगवान की बात किसके द्वारा की गई थी? श्री नारायण गुरु के द्वारा। चतुर्वर्ण और व्यक्ति के गुणों में जन्मजात विभिन्नताओं की तरफ इशारा करते हुए गांधी जी ने नारायण गुरु से कहा था कि एक ही पेड़ की सारी पत्तियां आकार और बनावट में एक जैसी नहीं होती। इसके जवाब में नारायण गुरु ने कहा कि फर्क सिर्फ ऊपरी पत्तियों के रस में तो कोई फर्क नहीं होता। एक पेड़ की सारी पत्तियों के निचोड़े गए रस का स्वाद एक ही होता है। नारायण गुरु ने ही यह आह्वान किया था कि मानव मात्र के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर। बाद में उनके एक शिष्य ने इसे इस तरह सुधारा कि मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। 1856 में केरल में इजहावा जाति में जन्मे नारायण गुरु ने निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने का कार्य किया था। उन्होंने शराब के संबंध में कहा था कि न खुद पियो, न दूसरों को पिलाओ और न ही बनाओ। 1888 में उन्होंने अरुविपुरम केरल में शिव का एक मंदिर बनवाया था। 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। 2021 में नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद जी के शशिधरन ने किया था। नारायण गुरु के शिष्य सदानंद अय्यप्पन ने गुरु के आह्वान को पलटकर मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई भगवान नहीं का नारा दिया था। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.डी. बिड़ला, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्हापुर के राजा जिन्होंने 1902 में अपने राज्य में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। कोल्हापुर के राजा जिन्होंने 1902 के अंदर अपने राज्य में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, कौन थे? साहूजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला कथन है कि 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक संगठन के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। 1887 में कांग्रेस के सहायक संगठन के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन या फिर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन सत्य है। दूसरा कि सुधार आंदोलन ने मूलतः हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने के प्रयास किए थे। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है, तो 1 और 2 दोनों सही, द नंबर ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी और उसने इस उद्देश्य के लिए एक अलग निकाय बनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर पहली बार अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह किया गया था कलकत्ता का अधिवेशन 1917 का।
1917 का कलकत्ता का अधिवेशन। 6 नंबर ऑप्शन। पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों से व दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? आरक्षित आरक्षित सीटों की जो संख्या, उनमें क्या चेंजेस हुए थे? वो संख्या घटी थी, बढ़ी थी, यथावत रही थी या फिर समाप्त कर दी गई थी? तो पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में जो दलित वर्गों की सीटों के लिए जो आरक्षित सीटें थी, उनकी संख्या बढ़ी थी। पूना समझौते से पहले जब सांप्रदायिक पंचायत आया था, उस सांप्रदायिक पंचायत के अंदर दलितों को जो 78 सीटें दी गई थी, लेकिन वही इस पूना समझौते के तहत जो इन सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। दलितों के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था, तो इसकी यह संख्या बढ़ी थी। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक कथन और एक कारण दे रखा है, जिसमें सबसे पहला है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। पूना पैक्ट ने विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया था। दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको गांधी अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट का अग्रगामी माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको जो गांधी और अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट का अग्रगामी माना जाता है? राजा मुंजे पैक्ट। ए नंबर ऑप्शन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष चुने गए MC राजा। माइली चिन्नाथम्बी पिल्लई राजा तमिलनाडु के निवासी थे और मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद मार्च 1932 में MG राजा व हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे के बीच आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन के आधार पर एक समझौता हुआ। MG राजा ने मदन मोहन मालवीय के साथ पूना पैक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुणे की यरवदा जेल में बंद गांधी जी के समक्ष गांधी जी की ओर से 24 सितंबर 1932 को हुए पूना पैक्ट पर मदन मोहन मालवीय ने ही हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अम्बेडकर, MG राजा सहित कुल 23 नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने 26 सितंबर को सरकार के द्वारा पूना पैक्ट को मंजूरी देने के बाद अनशन तोड़ा था। नोट 1935 में स्थापित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग के पहले अध्यक्ष जगजीवन राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पंचायत के 71 सीटों की तुलना में पूना पैक्ट के बाद दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? पूना पैक्ट के पश्चात सांप्रदायिक पंचायत में जो 71 सीटें दी गई थी, इन 71 सीटों के पश्चात जो है, इन 71 सीटों के तुलना में पूना पैक्ट के बाद दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटें दी गई थी? 148। ड नंबर ऑप्शन। हालांकि कुछ स्रोतों में 147 दी गई है, लेकिन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के अनुसार है जो, और इग्नू MA की बुक्स में भी 148 है, जिसमें मद्रास के 30, बंगाल को 30, सिंध और बम्बई को 15, केंद्रीय प्रांत को 20, संयुक्त प्रांत को 20, बिहार उड़ीसा को 18, पंजाब को 18 और असम को 7। इस प्रकार कुल 148 होती है। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन स्थानीय संस्थाओं, सरकारी नौकरियों व शिक्षा इत्यादि में कोई आरक्षण नहीं था। बस किसी को दलित होने के नाते किसी भी निर्वाचन या नियुक्ति के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं एवं उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित संस्थाओं और उनके स्थापना वर्ष को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 के अंदर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस की स्थापना 1930 के अंदर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 के अंदर। और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 के अंदर। CBA और D द नंबर ऑप्शन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन MG राजा ने 1926 में नागपुर में स्थापित किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में नागपुर में की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना जगजीवन राम के द्वारा 1935 में की गई। और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 1942 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन थे? नवबोधवाद के प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? जो द्रविड़ लोगों और अन्य लोगों की जीवन स्थिति में सुधार पर केंद्रित था।
आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? जो द्रविड़ लोगों और अन्य लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार पर केंद्रित था, तो यह शुरू किया गया था रामास्वामी नायकर के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? दलित और किसानों का उत्थान करना। सतनामी आंदोलन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? सतनामी आंदोलन जो किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था, तो यह किया गया था मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। 6 नंबर ऑप्शन। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। उन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनके सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया था, जिसे आज केरल कहा जाता है। यहाँ एझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदेश रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया था। उनके अनुसार सारी मानवता ही एक जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानुम, यानी कि मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने की थी? इनमें से किसकी स्थापना जो 1873 के अंदर ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कोल्हापुर में सत्यशोधक समाज की शाखा की स्थापना 1911 में छत्रपति साहू महाराज ने की थी, जिसके अध्यक्ष भास्कर राव जाधव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में प्रकाशित पैम्पलेट इशारा में किसने किसान वर्ग की आर्थिक समस्याओं से संबंधित अपने विचार प्रकाशित किए थे? 1885 में प्रकाशित पैम्पलेट इशारा में किसने जो किसान वर्ग की आर्थिक समस्याओं के संबंधित अपने विचार जो प्रकाशित किए थे, तो यह किसके द्वारा किए गए थे? यह किए गए थे ज्योतिराव फूले के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेत कार्याचो अशुद्ध किसकी रचना है? शेत कार्याचा अशुद्ध किसकी रचना है? ज्योतिराव फूले की। शेत कार्याचा अशुद्ध काश्तकार की चाबुक ज्योतिराव फूले की 1881 में मूलतः मराठी भाषा में प्रकाशित पुस्तक है। 1873 में फूले ने गुलामगिरी या गुलामी नामक पुस्तक लिखी। धर्म तृतीय रत्न एक्सपोजर ऑफ द पुराणराज नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रानाडे को। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में पेरियार ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत है 1920 के दशक में पेरियार ने की थी। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, ईवी रामास्वामी नायकर को ही पेरियार कहा जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर को ही पेरियार कहा जाता है, जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1920 के अंदर की थी। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा, पेरियार ने रामायण का तमिल रूप सच्ची रामायण के नाम से अनुवाद किया था। पेरियार ने रामायण का जो तमिल रूप में जो इसका अनुवाद किया था, सच्चे रामायण के नाम से किया था। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। 4 नंबर ऑप्शन है कि तमिल भाषा में इन्होंने कूड़ी अरासू नामक पत्रिका निकाली। कूड़ी अरासू नामक पत्रिका जो पेरियार के द्वारा या फिर ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा निकाली गई थी। चौथा ऑप्शन भी इसका सही है। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। इन्होंने अंग्रेजी में तम आउजस नामक पत्रिका समाचार पत्र भी चलाया था। इन्हें इसके अलावा भी द मॉडर्न रोशनलिस्ट, विद्युतले, पुरातची, जस्टिस आदि समाचार पत्र पत्रिकाओं का संचालन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्योतिबा फुले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो इसमें से सही नहीं है? सबसे पहला कि इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। गुलामगिरी पुस्तक भी ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई। दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, तो दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्र भी इनके द्वारा निकाला गया था। कांग्रेसी नेताओं के द्वारा वंचित वर्गों के लिए किए गए कार्यों की इन्होंने सराहना की थी। कांग्रेस नेताओं के द्वारा वंचित वर्गों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की थी। यह बात गलत है, क्योंकि ज्योतिबा राव फुले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की अनदेखी करने के लिए आलोचना की थी, ना कि सराहना की थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा।
महाराष्ट्र का गैर ब्राह्मण आंदोलन प्रारंभ से ही ब्राह्मण प्रभुत्व वाले कांग्रेसी राष्ट्रवाद के खिलाफ था। इसमें ए, बे और सही है, दो नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की थी? ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की थी? दास्ता को समाप्त करने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लेने वाले अमेरिकियों को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेला ढोने वालों की 1928 में हड़ताल के एक प्रमुख रूप में किसको धनगरमा की उपाधि दी गई? मेला ढोने वालों की 1928 में हड़ताल के एक प्रमुख के रूप में किसको जो धनगरमा की उपाधि दी गई थी? धनगरमा की उपाधि किसे दी गई थी? प्रभावती दास गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय महिला के द्वारा लिखित आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? अमर जीवन। ए नंबर ऑप्शन। रामसुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई है। रामसुंदरी देवी ने 1876 में बंगाली में अपनी आत्मकथा अमर जीवन लिखा था, जो 19वीं शताब्दी के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्रियों ने यह बताया कि जातियां भी संस्कृतिकरण के रूपों से के अंतर्गत शास्त्रियों ने बताया कि जातियां भी संस्कृतिकरण के रूपों के अंतर्गत अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने दर्जे में कैसे परिवर्तन ला सकती है। संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन M.N. श्रीनिवासन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों की और प्रथाओं को निम्न जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण एवं ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया। इसे संस्कृतिकरण का नाम किसके द्वारा दिया गया था? M.N. श्रीनिवासन के द्वारा। M.N. श्रीनिवासन ने द डोमिनेट कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन इट्स 20th सेंचुरी अवतार और द रिमेम्बर्ड विलेज नामक पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 5 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? सबसे पहला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिंडहेम कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंडहेम कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ध्वज लाल रंग का था। चौथा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शूद्र पहचान संबंधी गैर आर्यन सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1936 के अंदर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से शीर्षक से जो पुस्तक प्रकाशित B.R. अम्बेडकर के द्वारा 1936 में की गई थी। 500 ऑप्शन भी इसका सही है, तो 500 ऑप्शन इसके राइट हो गए। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक संघ जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक संघ है जो जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता है? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। सी नंबर ऑप्शन। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में मद्रास में C.N. मुदालियर, T.M. नायर और वकील P.T. राजन और P. थेरगया या त्यागराज चेट्टी ने की थी। इनके साथ एक महिला राजनीतिज्ञ अल्लामेलु मंगई थायरामल भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संगठन का आधिकारिक नाम साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था। यह जस्टिस पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्टी की ओर से जस्टिस नामक समाचार पत्र भी शुरू किया गया। 1938 में E.V. रामास्वामी उर्फ पेरियार जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। इनका नाम इरोड वेंकटरप्पा रामास्वामी था। बाद में वे पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए। पेरियार का अर्थ है वरिष्ठ या असामान्य। 1919 से 25 के दौरान पेरियार कांग्रेस में रहे। 1924-25 के दौरान वायकोम सत्याग्रह में भाग लिया और 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। 1938 में तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी भाषा लागू करने के खिलाफ इन्होंने तमिलनाडु फॉर तमिलियंस नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी। 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी के द्वारा सरकारी नौकरियों और गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी।
निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी डॉक्टर टी.एम. नायर और त्यागराज चेट्टी के द्वारा। स नंबर ऑप्शन। 20 नवंबर 1916 को मद्रास और मुक्सिल दोनों में पद और प्रभाव वाले गैर ब्राह्मण सज्जन विक्टोरिया पब्लिक हॉल में एक बैठक में एकत्र हुए और दो संस्थाओं की स्थापना करने पर सहमत हुए। एक का नाम साउथ इंडियन पीपुल्स एसोसिएशन रखा जाना था और यह संस्था संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जो गैर ब्राह्मण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में एक समाचार पत्र प्रकाशित करेगी। दूसरी थी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जिसका उद्देश्य था गैर ब्राह्मण सेवन हिंदुओं के हितों को बढ़ावा देना था। जस्टिस नामक पत्र पहला अंक 26 फरवरी 1917 को प्रकाशित हुआ। द्रविड़न नामक तमिल पत्र जून में प्रकाशित होना शुरू हुआ। वह अपने मुखपत्र से संकेत लेते हुए फेडरेशन को जस्टिस पार्टी कहा जाने लगा। जस्टिस पार्टी की शुरू करने वाले मुख्य व्यक्ति थे पीटी थोगराय चेट्टी और डॉक्टर टी.एम. नायर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है आदि हिंदू भवन। आदि हिंदू भवन की स्थापना की गई थी भाग्य रेड्डी वर्मा के द्वारा। एनएनडीपी योगम श्री नारायण धर्म परिचालन योगम की स्थापना श्री नारायण गुरु के द्वारा की गई। योथीथास के द्वारा जो आदि द्रविड़ मूवमेंट चलाया गया और पेरियार के द्वारा जो आत्म सम्मान मूवमेंट चलाया गया था। तो इसमें चारों ही सम्मिलित है, ए बी सी और डी। ABCD बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं है? तो KM पात्रो, रामास्वामी नायकर, तनगुट्टी प्रकाशन और राजा राम रैनी नगर। इनमें से कौन सा जो जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं है? तो तनगुट्टी प्रकाशम, टी प्रकाशम जो जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं है। 6 नंबर ऑप्शन। टी प्रकाशम ने 1921 में स्वराज्य नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र शुरू किया। यह मद्रास के मुख्यमंत्री बने और बाद में नया राज्य बनने पर आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 1924 में स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अंबेडकर के द्वारा 1924 में स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निम्न में से कौन सा ध्येय नहीं था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निम्न में से कौन सा ध्येय नहीं था? पहला कि अछूतों पिछड़े वर्गों के शिक्षा का उन्मूलन करना, अछूत प्रथा के तहत प्रताड़ित लोगों के राजनीतिक एवं कानूनी अधिकारों के लिए लड़ना और अछूतों की दशा में सुधार हेतु धार्मिक सुधारों की नहीं, राजनीतिक और कानूनी सुधारों की मांग की गई थी। ए, बे और से सही है। द नंबर है जो इसका गलत होगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? अंबेडकर के द्वारा इस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1936 के अंदर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MC राजा। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का संस्थापक था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर। हालांकि इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो MC राजा बने थे, लेकिन इसके जो संस्थापक थे वो भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस की अस्पृश्यता पर बनाई गई उपसमिति का अध्यक्ष कौन था? 1929 में कांग्रेस ने अस्पृश्यता पर उपसमिति बनाई थी। इस उपसमिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय को। 1929 में कांग्रेस कार्य समिति ने दिल्ली में हुई बैठक में अस्पृश्यता विरोधी एक उपसमिति बनाई, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय और सचिव जो जमनालाल बजाज बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु उपन्यास मालपल्ली के लेखक कौन थे? तेलुगु उपन्यास मालपल्ली के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे उन्नवा लक्ष्मी नारायण। बे नंबर ऑप्शन। मालपल्ली 1922 उपन्यास उन्नवा लक्ष्मी नारायण नायक 7 हिंदू जमींदारों और अछूतों के बीच विद्यमान तनाव का समाधान करने के लिए गांधीवादी उपाय अपनाने की बात करता है। कोंडा वेंकटप्पया, A कालेश्वर राव, टी प्रकाशम और पट्टाभी सीतारमैया असहयोग आंदोलन के समय आंध्र प्रदेश में सक्रिय थे। तो यह थे इस चैप्टर दलित और महिला उत्थान से संबंधित चैप्टर के महत्वपूर्ण
77 क्वेश्चन। अभी इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है 1878। 1878 के अंदर राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी आंध्र प्रदेश में वीर सालिगम के द्वारा। 1882 में स्त्री पुरुष तुलना शीर्षक से पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे के द्वारा। 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी पंडिता रमाबाई के द्वारा। 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक संगठन के रूप में। 1888 में अरुविपुरम आंदोलन या इजहवा आंदोलन शुरू किया था केरल के अंदर नारायण गुरु के द्वारा। 1889 के अंदर शारदा सदन की स्थापना की गई थी बम्बई में पंडिता रमाबाई के द्वारा। 1890 के अंदर इंडियन सोशल रिफॉर्म समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। यह बम्बई में शुरू होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था जो के.एन. नटराजन के द्वारा शुरू किया गया था। 1892 में मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वीरेन सैलगम पोतुलू के द्वारा। 1896 में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की गई डी के कर्वे के द्वारा पूना के हिंगने में। 1899 में तिरुनवेली दंगे हुए नाडारों के द्वारा मंदिरों के प्रवेश के अधिकारों की मांग को लेकर। 1902 के अंदर कोल्हापुर के शासक साहूजी महाराज ने राज्य में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। 1904 के अंदर इंद्रप्रस्थ बालिका विद्यालय की स्थापना की गई दिल्ली के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। 1909 के अंदर बेगम रुकैया सखावत ने भागलपुर में मुस्लिम बालिकाओं के लिए स्कूल खोला था। 1909 के अंदर सेवा सदन की स्थापना की गई थी पुणे के अंदर रमाबाई रानाडे के द्वारा। 1910 के अंदर भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी सरला देवी चौधरानी के द्वारा। 1910 में नाडार महाजन संगम की स्थापना की गई थी रत्नास्वामी नाडार के द्वारा। 1911 में सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर बेगम रुकैया सखावत के द्वारा। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी बम्बई के अंदर एन.एम. जोशी के द्वारा। 1911 में कोल्हापुर में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी साहू महाराज के द्वारा। 1912 के अंदर करामत हुसैन डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी करामत हुसैन के द्वारा लखनऊ में। 1914 के अंदर नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी केरल के अंदर मनतु पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा। 1916 में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम संगठन की स्थापना की थी बेगम रुकैया सखावत के द्वारा। 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी जिसके संस्थापक सदस्य थे C.N. मुदालिर, श्री पी त्यागराज चेट्टी और डॉक्टर T.M. नायर। 1917 में भारतीय महिला संघ या विमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी मद्रास के अड्यार में एनी बेसेंट व मार्गरेट कंजिस के द्वारा। 24 मार्च 1918 को प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ या ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ बम्बई के अंदर जिसके अध्यक्षता की थी बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा। 1919 में अखिल भारतीय अछूत जाति निवारण सभा की स्थापना हुई। 1921 के अंदर बम्बई व मद्रास में महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। 1922-23 में भील सेवा मंडल की स्थापना की गई ठक्कर बप्पा के द्वारा। 1923 में अंत्यज सेवा सदन की स्थापना की मंडल की स्थापना की गई ठक्कर बप्पा के द्वारा। 1924 के अंदर बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना की गई बम्बई में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। 1924-25 में वॉयकॉम सत्याग्रह हुआ त्रावणकोर में जिसमें टी के माधवन, के केलपन, के पी केशव मेनन के द्वारा यह सत्याग्रह किया गया। 25 मार्च 1925 को गांधी जी ने त्रावणकोर की यात्रा कर इस आंदोलन का समर्थन किया और त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश किए जाने के विषय में समझौता किया गया। 1925 के अंदर राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना हुई। 1925 में ही आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुई तमिलनाडु के द्वारा E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा। 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई थी नागपुर में M.C. राजा के द्वारा। 5 से 8 जनवरी 1927 को पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में आयोजित हुआ। यह महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गैर राजनीतिक निकाय था। 1930 के अंदर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस की स्थापना की गई नागपुर में अम्बेडकर के द्वारा। 1931 से 36 के दौरान गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ केरल के अंदर के केलपन के नेतृत्व में। 1932 में राजा मुंजे पैक्ट हुआ। यह M.C. राजा तथा हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे के बीच आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन के आधार पर एक समझौता था। 1935 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना की गई बाबू जगजीवन राम के द्वारा। 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून पारित किया गया। 1942 में महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की गई बंगाल में।
1942 के अंदर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नागपुर में की गई। एन शिवराज इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और 9 अक्टूबर 1947 को मद्रास देवदासी एक्ट हुआ, प्रिवेंस ऑफ डेडिकेशन एक्ट, जो लागू किया गया था। तो यह थी इस चैप्टर से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके पश्चात अगली क्लास में हम 20वां चैप्टर देखेंगे। 20वां चैप्टर जो होगा औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास, शिक्षा के विकास से लेकर जो अगला चैप्टर रहने वाला 20वां। इसके पश्चात 21वां चैप्टर समाचार पत्रों का विकास, और उसके पश्चात 2 चैप्टर और रहेंगे। इसी प्रकार टोटल 4 चैप्टर हो रहे हैं। मिलते हैं कल की क्लास में 20वें चैप्टर में औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।